हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में जो है हम चैप्टर 3 जो है वो डिस्कस करेंगे। 2 चैप्टर ऑलरेडी बन चुके हैं जिसको आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया और हमने डिटेल में जो है वो अच्छे से डिस्कस किया था। और आज फिर से हम कोशिश करेंगे एक और स्टेप ऊपर जाने की, यानी कि और अच्छे से डिटेल को कवर करने की। देखिए, अगर 2 वीडियोस की बात करें तो अप्रॉक्स हम 100 क्वेश्चंस तो कवर कर चुके होंगे। अगर हम डिटेल में से क्वेश्चन निकालने शुरू करें, एमसीक्यूज पढ़ के डायरेक्टली कोई फायदा नहीं होता कि मैं आपको 100 एमसीक्यूज दे दूं और आप उसको रट्टा मार लें। डिटेल से क्या होता है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आता है और भी बहुत सारी चीजें पता लगती है। एमसीक्यूज कितने क्रिएट हो सकते हैं वो आपको पता लगता है। तो आज हम 3rd चैप्टर डिस्कस करेंगे सभी एग्जाम्स के लिए। आप एचपीपीएससी के जितने भी एग्जाम लोगे, चाहे वो आपका टीजीटी हो, एसआई हो आपका, ठीक है, अलाइड हो, उसके बाद क्लर्क हो, जेओए हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो जिसमें हिमाचल प्रदेश जीके पूछी जाती है, सभी कुछ जो है वो इसके अंडर कवर हो जाएगा। बस आपको जो है वो अच्छे से फॉलो करना है, समझना है, हर एक वीडियो को, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है टाइम निकालकर, तभी जो है वो आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में ना एक कंफ्यूजन हुआ था क्रिएट, जो बगलामुखी टेंपल था, ठीक है, उसमें जो है वो मैंने आपको बताया था कि मंडी में बगलामुखी टेंपल भी है, ठीक है। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि सर बगलामुखी टेंपल जो है वो मंडी में नहीं है। बिल्कुल मंडी में है, ठीक है। जिस बगलामुखी टेंपल की आप बात कर रहे हो वो ज्यादा फेमस है, बट मंडी में जो है वो चच्योड़ तहसील में भी एक बगलामुखी टेंपल पड़ता है, छोटा सा है, ठीक है। यहां पर मैंने आपको बताई थी सिर्फ मंडी में टेंपल्स की बात, ये नहीं बताया था कि कौन सा टेंपल जो है वो फेमस है हिमाचल प्रदेश में। मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई मंडी की जो बगलामुखी टेंपल है वो मंडी की कौन सी तहसील में पड़ता है, तो फिर आप क्या करोगे? तो इसके लिए मैंने जो है वो आपको ये चीजें, ऐसा नहीं है कि मंदिर जो है वो एक ही जगह होता है, उस नाम से दूसरी जगह भी मंदिर पाए जाते हैं, बट फेमस जो होता है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर होता है। ये इतना फेमस नहीं है, ठीक है, बट आपको ये भी जो है वो याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज, कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, अगली वीडियो में उसका जो है वो हम सॉल्यूशन आपको बता देंगे। और अगर कुछ मिस्टेक भी होती है वो भी ज्यादा अगली वीडियो में जो है वो क्लियर कर दी जाएगी, ठीक है जी। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आप जो है वो टेलीग्राम पर हमसे ले सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि वीडियो का जो लिंक है, मतलब कि जो नोटिफिकेशन है वो टाइम से नहीं आता है, तो टेलीग्राम पर हमसे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जैसे ही वीडियो डलेगी, जब भी डलती है आपको जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, प्लस थोड़े टाइम बाद आपको पीडीएफ भी जो है वो मिल जाती है, ठीक है। तो एडजस्ट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रियासत के नागरिकों ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग जो है वो नहीं लिया था? यहां पर पूछा गया रियासत के बारे में कि कौन से नागरिक थे, किस रियासत के थे कि जब 1857 का विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उन्होंने जो है वो ज्यादा सक्रिय भाग नहीं लिया। 1857 से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो में भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि इस समय जो है वो डिफरेंट रियासत के राजा और वजीर जो है वो कौन थे। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर आपको चूज करना है, तो इसका आंसर है आपका 2 और 3, ठीक है। चंबा का जो है, वैसे इसका ज्यादातर आंसर जो सटीक बनता है, ठीक है, वो बनता है आपका चंबा का, क्योंकि चंबा के लोगों ने जो है वो, बट कई बार इसमें जो है वो चंबा और मंडी को इंक्लूड कर दिया जाता है। तो अगर आपके पास ऑप्शन ये होगा कि 2 और 3, तो आप 2 और 3 लगाना। बट अगर यहां आपके 2 और 3 की जगह मान लीजिए यहां पर सिरमौर दिया होता तो इसका आंसर होता आपका चंबा, ठीक है। दोनों तरीके से आप समझ गए क्यों है ऐसा, वो मैं आपको अभी समझाता हूं। देखिए, चंबा की अगर बात करें तो चंबा के नागरिकों ने जो है वो 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग नहीं लिया था। इसका सबसे बड़ा रीजन कौन था? वहां का राजा, ठीक है। राजा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि चंबा का राजा 1857 के समय कौन था, अब तक आपको फटाफट याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो या तो आप टाइम से रिवाइज नहीं कर रहे हो या फिर आप की लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो श्री सिंह जो है आपका चंबा का उस समय राजा था जब 1857 का विद्रोह हुआ था। और श्री सिंह क्या था? यह सरकार का वफादार था, यानी कि ब्रिटिश सरकार का जो है वो वफादार था। अब खुद ही सोच लीजिए कि मान लीजिए कोई रियासत है और वहां का राजा ही जब आपका जो है वो ब्रिटिश सरकार का वफादार है, तो ऑटोमेटिकली ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि आपके जो लोग हों वो भी आपके ब्रिटिश सरकार के वफादार हों, या फिर वो राजा के जो है वो जो भी उसका हुक्म है उसके बाहर तो जा नहीं सकते। तो इसलिए चंबा के रियासत के लोगों ने जो है वो ज्यादा सक्रिय भाग जो है वो वहां पर नहीं लिया था। इवन जो श्री सिंह था, जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो इसने चंबा के जो भी मुख्य मार्ग थे, यानी कि सड़कें थी, वहां पर जो है वो पुलिस का पहरा लगा दिया था ताकि जो भी विद्रोह कर रहे हैं लोग वो चंबा रियासत में जो है वो ना घुस सके। अच्छा, वजीर भी मैंने आपको बताया था, वजीर कौन था चंबा का जब 1857 का विद्रोह हुआ था? तो वो था आपका मियां अतर सिंह, ठीक है। ये दोनों हम प्रीवियस वीडियो में
डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर आपको प्रीवियस वीडियो से आता है तो अच्छी बात है, तो आपकी अब जो है वो रिवीजन हो रही है। तो दोनों आपको पता लगे, वजीर मियां अतर सिंह था, ये भी जो था वो वफादार था। और जब आपका विद्रोह हुआ था तो जो आपकी ब्रिटिश महिलाएं थी और जो बच्चे थे, तो वो उन्होंने जो है वो चंबा में शरण ली थी, क्योंकि ये वफादार था तो यहां पर आकर वो रुके थे। और मियां अतर सिंह जो था, इसके नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी जो थी वो आपकी कहां पर भेजी गई थी, डलहौजी की सुरक्षा के लिए जो है वो भेजी गई थी। ठीक है, तो ये टोटली अगर आप बात करें तो 1857 के विद्रोह में जो चंबा का राजा श्री सिंह था, उसने टोटली साथ दिया था ब्रिटिश सरकार का। ठीक है, वफादार था, ब्रिटिश की जो महिलाएं थी या बच्चे थे उनको वहां पर संरक्षण दिया था चंबा में। ठीक है, और वजीर जो मियां अतर सिंह था, ठीक है, उसके नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी डलहौजी की प्रोटेक्शन के लिए भेजी थी कि भाई वहां जा, वहां तुझे जो है वो प्रोटेक्ट करना है। तो ये तो था चंबा का केस। और ये चीज आप समझ लीजिए, अगर 2 और 3 आया तो ही ये टिक करना है। अगर आपके पास सिंगल आता है कि कौन थे, तो वो आपका आंसर होगा चंबा रियासत। अच्छा, इसको मैं अभी रब कर देता हूं। बात करेंगे मंडी के बारे में, ठीक है, क्योंकि मंडी में भी एक बार देख लेते हैं कि मंडी की क्या क्या सिचुएशन थी उस समय और कौन कौन जो है वो वहां पर क्या क्या कर रहे थे। मंडी के बारे में मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि मंडी का राजा कौन था 1857 के समय। फटाफट रिकॉल जो है वो कर लीजिए। और उसके बाद ये हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अच्छा, मंडी के केस की अगर बात करें कि भाई मंडी जो था उस समय वहां का जो राजा था, दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, राजा जो था वो था आपका विजय सेन। ठीक है जी। और वजीर कौन था? वजीर था आपका गोसाउं। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया था। अब देखिए क्या था मंडी के केस में, क्या सिचुएशन थी कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो जो मंडी का राजा विजय सेन था, अब वो मात्र 10 साल का था। अब 10 साल में क्या ही जो है वो गद्दी संभालेगा, क्या ही डिसीजन लेगा। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि गोसाओं को जो है वो एक टेम्परेरी प्रशासक जो है वो बना दिया कि भाई तू जो है वो राज्य का कार्यभार देख ले जो भी। अब ब्रिटिश सरकार की तो अपनी मंशा थी, ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि हमने इसको गोसाओं को अगर प्रशासक जो है वो और वजीर नियुक्त किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि घूम फिर के ये बातें तो हमारी ही मानेगा। और हुआ भी ऐसा ही कि ये जो है वो अंग्रेजों का वफादार रहा। ठीक है, अंग्रेजों का वफादार रहा। इसने क्या किया कि जो विद्रोह था 1857 का, उसको मंडी रियासत में भड़कने से पहले ही जो है वो दबा दिया। इसने शुरू ही नहीं होने दिया और फिर क्या कर दिया कि इसको दबा दिया गया। तो लोगों को भी यहां पर जो है वो ज्यादा ये नहीं मिला कि भाई हम जो है वो 1857 में भाग ले सके। अच्छा, फिर क्या करा इसने किया 125 जवान जो हैं, जवान सैनिक अपने जो है वो ब्रिटिश सरकार की हेल्प के लिए भेजे कि जो कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से 1857 में जो है वो उनकी हेल्प कर सके। इसके साथ साथ 1,25,000 रुपए जो है वो आर्थिक सहायता करी ब्रिटिश सरकार की, ताकि वो जो है वो कहीं पर भी जो है वो उसको खर्च कर सके। और ये सारी सहायता की गई सरकारी खजाने से। आप उसकी वफादारी यहां पर देखिए, जो गोसाउं था किस तरीके से अंग्रेजों का वफादार था कि उसने अपने पर्सनल खाते से जो है वो 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता उस समय की बात करें अगर, तो ब्रिटिश सरकार की थी। ठीक है, तो मंडी के लोगों को भी ज्यादा ये ऑप्शन नहीं मिला कि वो 1857 के विद्रोह में जो है वो सक्रिय भाग ले सके, क्योंकि यहां के गोसाउं वजीर जो था, विजय सेन की बात तो यहां पर नहीं हुई क्योंकि 10 साल का था मात्र। तो गोसाउं जो था वो अंग्रेजों का वफादार था। और इन केस बात करें मंडी मतलब कि चंबा की, तो चंबा में तो जो राजा ही था श्री सिंह, वो ब्रिटिश सरकार का वफादार था। ठीक है, तो उसने तो टोटली जो है वो उनको सपोर्ट किया। तो ये दोनों चीजें जो है वो आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि विजय सेन, ठीक है, गोसाउं वजीर था, ये आपको याद रखना है। उसके साथ साथ चंबा का कौन राजा था और कौन वजीर था वो भी आपको याद रखना है। और कभी आप मेंस वगैरह देते हो या फिर आप राइटिंग करते हो तो बहुत सारी डिटेल मैंने आपको बता दिया है जिसको आप यूज कर सकते हो और अपना आंसर जो है वो लिख सकते हो। बाकी छोटा एग्जाम कितने भी आप प्रिपेयर करो, सारे क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनेंगे। इसी से ही 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं हर वीडियो में बताता हूं कि हमने जो है वो एसआई का प्लस आपका JOIT का कोर्स जो है वो लॉन्च किया हुआ है। और आज जो है वो 817 के लिए स्टूडेंट्स जो हैं वो शिमला में इकट्ठा भी हुए हैं। तो जो भी अपडेट रहेगी वो शाम को आपके साथ डिस्कस की जाएगी। तो सब इंस्पेक्टर के लिए जीके स्टडी ऐप पर HPSI 2022 और JOIT के लिए JOIT 2022
डिटेल में जो है वो आपको जो है वो कोर्स मिल रहा है, पीडीएफ कोर्स है, डिटेल में पीडीएफ आपको मिलती है। इंपॉर्टेंट मैक्सिमम क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम आवर कोर्स इन प्रीवियस एग्जाम, इसलिए आप हमारा कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हो। डिटेल में मटेरियल मिलता है, एमसीक्यूज मिलते हैं, वन लाइनर मिलता है और लोएस्ट प्राइस है हिमाचल प्रदेश में। इस प्राइस में आपको इतना मटेरियल क्वालिटी के साथ जो है वो कोई नहीं देगा, और क्वालिटी आप हमारी वीडियोज में देखते ही हो कि हम किस तरीके की क्वालिटी आपको जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी आपकी चॉइस है, इसमें कोई फोर्स वाली बात नहीं, आप किसी और का परचेज करो, दैट्स ओके। आप पढ़िए बस किसी भी तरीके से, अपनी इस साल नौकरी पक्की कीजिए, हम वही चाहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मंडी रियासत के किसान आंदोलन के समय रियासत का राजा निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, मंडी में जो है वो आपका किसान आंदोलन हुआ था, तो उस समय वहां का जो राजा था वो निम्नलिखित में से कौन था। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो आंसर फटाफट अपना चूज कर लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है आंसर 3, भवानी सेन। ठीक है, सबसे पहले आपको पता लग गया कि मंडी का जो राजा था रियासत का वो कौन था, वो था आपका भवानी सेन। पहला क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि भाई मंडी में जो किसान आंदोलन हुआ था वो कौन से सन में हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1909 में। 2 चीजें क्लियर हो गई यहां पर। अच्छा, पता ही आपको रियासत में जब होता है कुछ तो वजीर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, तो वजीर जो था वो था आपका जीवानंद पाधा। ठीक है, ये 3 सबसे पहले आपको किसी भी रियासत में अगर कोई आंदोलन होता है तो ये 3 पॉइंट आपको जरूर पता होने चाहिए कि भाई वहां का राजा कौन था, अगर वजीर है तो वजीर कौन था, क्योंकि ज्यादातर जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती थी, ठीक है, वो वजीर के द्वारा की जाती थी। वजीरों के ऐसे काम होते थे, ठीक है, उनके कुछ कर्म ही ऐसे होते थे कि उसका रिजल्ट फिर घुमा फिरा के राजा को भुगतना पड़ता था, और राजा भी जो थोड़ा आनाकानी करता था। इसके ऊपर हम डिटेल में जो है वो बात करेंगे। तो 3 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, कोई भी आंदोलन पड़ते किसी भी रियासत का, कि राजा कौन था, कौन से सन में हुआ था, और वहां का वजीर कौन था। अब सुनिए स्टोरी, देखिए क्या इसके पीछे मंडी में किसान आंदोलन जो है वो क्यों हुआ था। जो आपका राजा था भवानी सेन, उसका जो वजीर था जीवानंद पाधा, एक प्रकार का जो एक तरीके से समझ लीजिए भ्रष्टाचारी, अत्याचारी और दुष्ट प्रशासक था। इसने क्या किया कि किसानों को, जो किसान थे, उनको डरा धमकाकर जो है वो अनाज का व्यापार अपने हाथ में ले लिया कि भाई उसकी मर्जी से जो है वो अनाज का व्यापार होगा, जो उसके प्राइस हैं वो तय होंगे, उसके तरीके से ही जो है वो सब कुछ चलेगा। प्लस क्या करा उसने, किसानों का आर्थिक शोषण भी किया। ठीक है, कि लूटना उनको, सब कुछ जो भी आप सोच सकते हैं। उसके साथ साथ बेगार बढ़ा दी। बेगार मतलब कि आपसे काम करवाना और आपको पैसे नहीं देना। ठीक है, मतलब कि वही बात हो जाए कि आप नौकरी कर रहे हो और बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये तो कौन ही करेगा। तो उसने ये सारी चीजें की कि किसानों से अनाज का व्यापार ले लिया, आर्थिक शोषण किया, बेगार बढ़ा दी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो उसने करी। अब लोग भी एक समय तक ही जो है वो सुनेंगे। तो फिर एक पर्सन का नाम याद रखिएगा, शोभाराम। शोभाराम ये कहां के थे, ये आपके सरका घाट के थे। तो इन्होंने क्या किया, शोभाराम के नेतृत्व में जो है वो 20 व्यक्तियों इन्होंने अपने साथ मिलाए। ठीक है, 20 लोगों को इकट्ठा किया और राजा के पास पहुंच गए कि भाई ऐसा ऐसा आपका वजीर जो है वो हमारे साथ कर रहा है, अब आप देख लीजिए किस तरीके से जो है वो इसको सॉल्व करना है। अब एज यूजुअल कि राजा का एक ही पहले डिसीजन होता था कि उसने इस बात को अनसुना कर दिया कि भाई मेरा वजीर है, ऐसा हो नहीं सकता, या फिर ऐसा हो भी रहा है तो उसको भी इग्नोर करो। तो राजा ने उनकी नहीं सुनी। ठीक है, यहां तक आपको पता लग गया। अब फिर लोगों का आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया कि भाई राजा हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो थोड़ा आंदोलन और तेज करना पड़ा। यहां पर पहले 20 बंदे गए थे, अब यहां पर 20 से लेकर 20,000 हो गए। तो शोभाराम जो है वो 20,000 लोगों के साथ मिलकर जो है वो राजा के पास जो है वो पहुंच गया। जुलूस मतलब राजा के वहां पर मंडी में जो है वो पहुंच गया। 20,000 लोग, आप सोच सकते हो, अगर आप इमेजिन करोगे कि कितने ज्यादा भीड़ जो है वो एकत्र हुई होगी। अब 20,000 लोग गए तो लोगों ने क्या किया कि जो तहसीलदार था वहां पर एक हरदेव, उसको बंदी बना लिया, प्लस जो पुलिस स्टेशन था उस पर भी अपना कब्जा कर लिया। ऐसा बोला जाता है कि उस समय जब ये 20,000 लोग मंडी पहुंचे थे, उस समय हर जगह जो है वो शोभाराम का आदेश चलने लग गया था मंडी के अंदर, कि भाई जो शोभाराम बोलता था वही लोग करते थे। अब ये सारी चीजें हुई तो एट द लास्ट होता क्या है कि जो ब्रिटिश सरकार है वो हस्तक्षेप बाद में करती है, उनको ही जो है वो एंटर करना पड़ता है। तो अलग अलग जगह से जो है वो ब्रिटिश लोग वहां पर पहुंचे। ठीक है, तो उन्होंने लोगों की बातें सुनी। उन्होंने फिर क्या किया कि जो वजीर था जीवानंद पाधा, ठीक है, पाधा जो वजीर था उसको जो है वो रिमूव किया। लोगों को बोला कि हम इसको हटा रहे हैं, क्योंकि जो जड़ ही है उसको ही काट दी कि आपको इससे प्रॉब्लम है तो हम इसको हटा देते हैं। और इंद्र सिंह, मियां इंद्र सिंह को जो है वो उसकी जगह पर वजीर बनाया गया। तो ये पॉइंट आपको जो है वो इंपॉर्टेंट याद रखना है। पूरी स्टोरी आपको समझ आ गई होगी कि क्यों मंडी में किसान आंदोलन हुआ था।
तो अब इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से आपको याद रखना है। स्टोरी तो आपके दिमाग में छप गई होगी। तो भवानी सेन याद रखेगा कि भाई राजा था, 1909 में हुआ था, जीवानंद पादा था। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया था? शोभाराम ने, जो कि सरका घाट का था। और उसके बाद नया वजीर कौन बना था? वो बना था मियां इंद्र सिंह। ठीक है जी। तो उसके बाद जो है वो इस आंदोलन को जो है वो नॉर्मल कर दिया गया और सभी जो है वो अपने काम पर लौट गए। तो ये जो है वो पूरा प्रोसेस था। और मंडी किसान आंदोलन के समय रियासत का राजा कौन था? क्वेश्चन ये था। तो वो था आपका भवानी सेन। आई होप आपको अच्छे से जो है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भावा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ठीक है, भावा नदी के बारे में आपको बताना है। सतलुज, रावी, चिनाब, यमुना, ठीक है, इनमें से किसकी सहायक नदी जो है वो आपकी भावा है? तो भावा है आपकी सतलुज की सहायक नदी। ठीक है, सतलुज के बारे में आपने सुना ही होगा। देखिए, सतलुज जो है वो राक्षसताल झील से निकलती है, जो कि आपकी तिब्बत में पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में मैं इसलिए आपको बताता हूं ताकि कई बार छोटे एग्जाम्स में जो है वो आपका कहीं भी क्वेश्चन ऐड हो जाता है, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एचपी में अगर एंट्री की बात करें, ये चीज आपको पता होगी, एचपी में एंट्री कहां से करती है? शिपकी से करती है। ठीक है, और उसके बाद एग्जिट कहां से लेती है? एचपी से जो एग्जिट होती है वो होती है आपकी भांखड़ा गांव से। भांखड़ा गांव जो बिलासपुर में है, ठीक है, वहां से निकलकर ये जो है वो पंजाब में चली जाती है। तो इतने पॉइंट आपको पता लगे कि राक्षसताल तिब्बत से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में एंट्री शिपकी से होती है, फिर हिमाचल प्रदेश को, अब जो हिमाचल में एंट्री हुई है तो हिमाचल प्रदेश से निकलती भी होगी, तो एचपी एग्जिट करती है भांखड़ा से बिलासपुर में, और फिर पंजाब में जो है वो चली जाती है। अच्छा, वैदिक नाम क्या है? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। सुतुद्री जो है वो वैदिक नाम है, और संस्कृत नेम जो है वो शूतद्रु है। ठीक है, ये कई बार बिल्कुल सेम नहीं आता, इधर उधर लिखा हुआ आता है, तो ये चीज है। इसके अलावा जो आपकी सतलुज है उसको हेमवती भी कहा जाता है, प्लस आपकी हुफसिस भी कहा जाता है। तो ये भी दो नाम आप याद रख सकते हैं अगर आपसे पूछ ले जाए। ठीक है, हेमवती, शूतद्र। अब ये चीजें कहां फॉलो होती है? ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में फॉलो होती है। आपके पास स्टेटमेंट दे दी, मान लीजिए 3-4, और वहां पर लिखा है कि पहली स्टेटमेंट है कि जो आपकी सतलुज नदी है वो शिपकी से एंटर करती है, पहली स्टेटमेंट ये है। सेकंड है कि सतलुज नदी को जो है वो हेमवती और हुफसिस के नाम से भी जाना जाता है। फिर 2-3 स्टेटमेंट और दे देंगे, फिर आपसे पूछ लेंगे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो अगर आपको डिटेल में पता होगा तभी जो है वो आप उन चीजों को क्लियर कर पाओगे। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि सतलुज को हेमवती और हुफसिस भी बोलते हैं, तो फिर आपके लिए तो वही जो स्टेटमेंट होगी वो गलत होगी। तो इसलिए हर एक चीज को पढ़ना जो है वो जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, किन्नौर में जो है वो बहुत नामों से जो है वो सतलुज जानी जाती है, एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लड़छेन खंबा, याद रखिएगा, लड़छेन खंबा, ये भी सतलुज को बोला जाता है। जड़ती भी आपका सतलुज को बोला जाता है, किन्नौर में बात कर रहा हूं मैं। मुक्सड़ भी जो है वो आपका सतलुज को बोला जाता है। संडपो भी आपका जो है वो, ये किस तरीके से लिख रहा हूं मैं, ये इसी तरीके से लिखा जाए, एस स ड और उसके आगे बिंदी होती है और संडपो। ठीक है, इस तरीके से। और सोमोद्रड़, ठीक है, ये भी आपका किन्नौर में बोला जाता है। अच्छा देखिए, किन्नौर में जो सबसे बड़ी नदी है वो आपकी सतलुज ही है। ठीक है, और सोमोद्रड़ का मतलब जो होता है वो होता है आपका समुद्र। ठीक है, तो इसलिए जो है वो सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसको वहां पर जो है वो सोमोद्रड़ बोला जाता है, यानी कि समुद्र के समान। तो लड़छेन खंबा, जड़ती, मुक्सड़, संडपो, ठीक है, और सोमोद्रड़, ये सारे नाम कहां पर हैं सतलुज के? ये आपके किन्नौर में बोली जाती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से। फिर अगर इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो सहायक नदियां एक बार देख लेते हैं, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया भावा नदी है। ठीक है, फिर आपकी स्पीति है सबसे बड़ी। ठीक है, उसके बाद आपकी बसपा है, और फिर आपकी तेती है। ठीक है, याद रखिएगा तेती। जो स्पीति सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसके बाद जो है वो तेती का नंबर आता है सेकंड पर, जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये तो कुछ मेजर सहायक नदियां हो गई जो कि आपकी सतलुज की है। इसके साथ साथ कुछ खड्ड भी होते हैं जो कि सहायक नदियां होते हैं, उनको भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा रोपा खड्ड, उसके बाद आपका नेसड़ खड्ड, ठीक है जी, फिर आपका तिरूड़ खड्ड, और उसके बाद आपका कशड खड्ड। तो ये चारों खड्ड भी जो है वो आपके सतलुज के सहायक हैं। और रोपा खड्ड को एक और नाम से जाना जाता है, ये होता है आपका श्यासो खड्ड।
ठीक है, तो इतनी चीजें जो हैं वो आपको याद रखनी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, खाबो जगह एक, ठीक है, खाबो, यहां पर जो है वो सतलुज प्लस स्पीति का जो है वो संगम होता है। स्पीति नदी जो है वो सतलुज में मिलती है। और भी बहुत सारी डिटेल है अगर हम सतलुज के बारे में डिस्कस करें, बट सारी एक वीडियो में नहीं कर सकते, तो जितनी यहां पर है वो, बाकी फर्दर जब कोई क्वेश्चन सतलुज से रिलेटेड आएगा तो मैं आपको जो है वो यहां पर बता दूंगा। तेती नदी को जो है वो पेंजूर के नाम से भी जाना जाता है। ये तेती नदी जो है वो पेंजूर भी बोला जाता है इसको, तो ये भी याद रखिएगा। तेती नदी, भावा नदी, ये सतलुज की सहायक नदी है। राक्सताल झील से निकलती है, शिपकी सेंटर भांगड़ा से आउट, ठीक है, और लड़चेन खंबा, जड़ती, मुक्सड़, सड़पो, सोमोद्रड़, ये सारे किन्नौर में जो है वो इसके नाम है। ये चीज याद रखिएगा। सबसे बड़ी स्पीति है, उसके बाद तेती है जो सतलुज की सहायक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंच कैप चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यहां पर बात हो रही है विंच कैंप की। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए। अगर आपने पहले पढ़ा है तो एकदम से आपको आंसर जो है वो सही होगा और आपको अपने ऊपर प्राउड भी होगा कि आपको ये क्वेश्चन आता है। तो विंच कैंप चोटी आपकी पड़ती है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है जी। विंच कैंप, इसकी जो हाइट है वो आपकी 2700 मीटर है और एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो लोएस्ट पीक है हिमाचल, मतलब हिमाचल की नहीं, सॉरी, मंडी जिले की, वो आपकी विंच कैंप है। विंच कैंप वैसे अगर मैं पर्टिकुलर आपको एरिया बताऊं तो जोगिंद्रनगर में पड़ती है और ट्रैकिंग वगैरह भी इसके आसपास होती है, ठीक है, तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जोगिंद्रनगर याद रखिएगा और 2700 मीटर हाइट है, ये याद रखिएगा। अब मंडी की बात हुई है, और भी चोटियों की बात कर लेते हैं। एक आपने सुनी होगी पराशर, ठीक है, पराशर की जो हाइट है वो 2730 मीटर है। उसके बाद आपकी कामरू नाग है, ठीक है, कामरू नाग, कामरू नाग की 3065 मीटर है। और फिर आती है आपकी नागरू। नागरू चोटी की हाइट अप्रॉक्स 4020 मीटर है और जो कि आपकी हाईएस्ट है मंडी में, ठीक है। मंडी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है आपकी नागरू। सबसे छोटी कौन सी है? वो है आपकी विंड कैप। और इतनी ही चोटियां आपकी मंडी में है, इससे बाहर से आपकी किसी भी एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी। कौन कौन सी? विंड कैंप, पराशर, कामरू नाग और नागरू। सबसे ऊंची चोटी नागरू, याद रखिएगा 3065, 4020 अप्रॉक्स भी याद रखिएगा ना, 3000 प्लस, तो आप इजीली जो है वो इसको लगा पाओगे। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है जी, हो गया क्लियर। और जो आपकी विंड कैंप है वो कहां पर पड़ती है? वो जोगिंद्रनगर में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उमर खयाम, सोहनी महिवाल की प्रसिद्ध कृतियां निम्नलिखित में से किस आर्ट गैलरी या फिर संग्रहालय में रखी गई है? किसके बारे में पूछा गया है भाई? उमर खयाम और सोहनी महिवाल। ये बहुत क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं कि भाई उमर खयाम, सोहनी महिवाल, या फिर कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि राधा कृष्ण के प्रसंगों की कृतियां, जो प्रसिद्ध कृतियां हैं, वो किस आर्ट गैलरी या संग्रहालय में रखी गई है, वो आपको बताना है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अंद्रेटा आर्ट गैलरी, ठीक है। ये कहां पर मिलेंगी आपको? सोहनी महिवाल और उमर खयाम, ये अंद्रेटा आर्ट गैलरी में आपको जो है वो मिलेगी। अच्छा, अंद्रेटा आर्ट गैलरी कहां पर स्थित है? ये आपकी कांगड़ा में स्थित है अंद्रेटा आर्ट गैलरी। और इसको जो है वो शोभा सिंह संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है, या शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। 2012 में इसको जो है वो संग्रहालय बनाया गया था। इतनी ही इंफॉर्मेशन इसके बारे में काफी है, ठीक है। उमर खयाम, सोहनी महिवाल कहां पर मिलती है? अंद्रेटा आर्ट गैलरी में। उसके बाद कांगड़ा में है शोभा सिंह आर्ट गैलरी, भी इसको बोला जाता है। 2012 में इसमें जो है वो संग्रहालय में बदला गया था। अच्छा, भूरी सिंह म्यूजियम की अगर बात करें तो भूरी सिंह म्यूजियम कहां पर स्थित है? ये आपका चंबा में स्थित है, ठीक है जी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना भूरी सिंह के द्वारा की गई थी। कौन से सन में? 1908 में, ठीक है जी। अब भूरी सिंह संग्रहालय में जो है वो आपकी राधा कृष्ण के प्रसंगों की कृतियां जो है वो रखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में एचपीपीएससी में कि राधा कृष्ण के प्रसंगों की जो कृतियां हैं वो कहां पर रखी गई है? सोहनी महिवाल और उमर खयाम की अंद्रेटा आर्ट गैलरी में, और राधा कृष्ण की जो है वो भूरी सिंह संग्रहालय में, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ राधा कृष्ण के साथ साथ जो आपकी कांगड़ा और कांगड़ा शैली थी, ठीक है, कांगड़ा शैली प्लस जो बसोली शैली है उसकी कृतियां भी जो है वो यहां पर रखी गई है। तो कितने पॉइंट याद रखने हैं कि सबसे पहले तो भूरी सिंह संग्रहालय आपका चंबा में है, 1908 में भूरी सिंह द्वारा बनाया गया था। राधा कृष्ण की कृतियां यहां पर है, प्लस कांगड़ा और बसोली शैली की कृतियां भी जो है वो यहां पर रखी गई है। बात कर ले अगर नग्गर आर्ट गैलरी की, तो नग्गर आर्ट गैलरी आपकी जो है वो कुल्लू में है, नग्गर में, ठीक है जी, कुल्लू नग्गर में है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो निकोलस रोरिक के द्वारा की गई थी, ठीक है, निकोलस रोरिक। इतने ही क्वेश्चन जो है वो इससे पूछे जाते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता, ठीक है, निकोलस रोरिक। अच्छा, फिर कांगड़ा कला संग्रहालय की अगर बात करें
तो ये आपका जो है वो धर्मशाला में है, और धर्मशाला में 1991 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। ठीक है, ये हो गया। तो भूरी सिंह संग्रहालय भी आपको पता लग गया, नगर आर्ट गैलरी भी, अंद्रेटा आर्ट गैलरी भी, जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कांगड़ा कला संग्रहालय भी। अच्छा, कुछ और बचता है, बिल्कुल बचता है, वो क्या है? स्टेट म्यूजियम। ठीक है, आपका स्टेट म्यूजियम कहां पर है? स्टेट म्यूजियम है आपका शिमला में, जो कि बना था 1974 में। बस इतना ही आपको याद रखना है। कुछ और बचता है? बिल्कुल बचता है, जनजातीय संग्रहालय। ठीक है, जो संग्रहालय जनजातीय संग्रहालय कहां पर है? ये आपका केलांग में है, और इसकी स्थापना जो है वो 2006 में की गई थी। तो जितने भी आपके गैलरी और संग्रहालय है वो मैंने यहां पर आपको सारे बता दिए, कौन कौन से? भूरी सिंह, नगर आर्ट, अंद्रेटा, कांगड़ा, स्टेट म्यूजियम और जनजातीय। तो इसको एक बार अच्छे से जो है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, ये तो आपको पता है। आगे बढ़ने से पहले करंट अफेयर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, और आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर जो है वो पढ़ने चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर एग्जाम में जो है वो ज्यादातर वही पूछे जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है परीक्षा बूस्टर का। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। ठीक है, वहां पर आपको जो है वो 60 सेकंड के अंदर एक अच्छे से टॉपिक समझाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी जो हमारे टाइगर्स हैं, ठीक है, उनकी डेथ, बहुत जगह पर जो है वो टाइगर मरे हुए पाए गए हैं। ठीक है, 26 एक टाइगर जो है वो फर्स्ट मंथ में ही मिल गए हैं। तो उसके ऊपर डिटेल में डेटा आपको वहां पर मिल जाएगा 60 सेकंड के अंदर। और भी जो है वो नीति आयोग के न्यू सीईओ नियुक्त किए गए हैं, बहुत सारे करंट अफेयर, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप पे प्रेशर ना पड़े। तो उसको जो है वो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका क्या जाएगा, एक रील देखते देखते आप जो है वो एक करंट अफेयर को समझ जाओगे। तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। शिवानंद रमोल, सुना होगा आपने शिवानंद रमोल का नाम। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? 4 आपके पास ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सिरमौर। शिवानंद रमोल जो है वो सिरमौर जिले से संबंध रखते हैं। फर्स्ट, अगर हम पॉइंट की बात करें तो सिरमौर जिले के जो है वो पांवटा साहिब से संबंध रखते हैं। और अगर इनके गांव का नाम पूछा जाए तो भरोग बनेड़ी। ठीक है, ये जगह पड़ती है। उसके बाद 1894 में जो है वो इनका जन्म हुआ था। फिर अगर बात करें यहां पर हम 1916 से लेकर 1921 के आसपास की, तो ये जो है वो नाहन में आपके सहायक जेलर रहे थे। ठीक है, सहायक जेलर। उसके बाद गणदेश सेवा संघ, गणदेश सेवा संघ, ठीक है, जो कि दिल्ली का था, उसके ये जो है वो सचिव रहे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आपका अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये जो है वो इन्होंने सुकेत सत्याग्रह, आपने सुना होगा, कभी डिफरेंट वीडियो में जो है वो बात करेंगे। सुकेत सत्याग्रह में जो है वो बहुत मेजर रोल जो है वो इन्होंने प्ले किया था। उसके साथ साथ जो सिरमौर रियासती प्रजामंडल था, सिरमौर रियासत प्रजामंडल, उसके जो है ये महासचिव थे। ठीक है, ये आपको पता होगा। फिर एचपी कांग्रेस कमेटी जो थी उसके जो है ये आपके अध्यक्ष रहे थे। कब से लेकर कब तक? 1956 से लेकर 59 तक, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी। उसके बाद ये जो है वो प्रदेश विधानसभा के लिए 1952 में इलेक्ट किए गए। उसके बाद मेंबर ऑफ लोकसभा भी रहे। ठीक है, लोकसभा के मेंबर रहे 1959 से लेकर 62 तक। फिर मेंबर ऑफ राज्यसभा भी रहे 1962 से लेकर आपका 68 तक, और 1972 में जो है वो इनकी डेथ हो गई। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में जरूर याद रखिएगा। पांवटा साहिब से बिलोंग करते थे, गणदेश सेवा संघ दिल्ली के सचिव रहे, सुकेत सत्याग्रह में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इनका, वो कभी हम फर्दर बात करेंगे, और सिरमौर रियासत प्रजामंडल के महासचिव थे। ठीक है जी, इतनी चीजें समझ आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, हिमाचल प्रदेश के वन मंत्री 2023 में निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, इसके ऊपर तो पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है, आपको पता ही होगा। वन मंत्री, फॉरेस्ट मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट 2023 में जो है वो कौन है? एक चीज याद रखिएगा, अपकमिंग एग्जाम्स में किसी ना किसी एग्जाम में एक मिनिस्टर का नाम जरूर पूछा जाएगा, तो आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। रोहित ठाकुर, चंद्र कुमार, जगत सिंह नेगी, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से अपना आंसर चूज कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन है वन मंत्री? वो है हमारे सीएम साहब, जो कि हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्यों? रीजन क्या है? देखिए, जो हमारे सीएम है उनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है? एक तो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है, ठीक है, गृह मंत्री कई बार पूछ लिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो होम डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है।
उसके बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इनके पास है, ठीक है। पर्सनल डिपार्टमेंट प्लस ऑल अदर, सारे वो डिपार्टमेंट जो किसी को अलॉट नहीं किए गए हैं वो किसके पास हैं, वो आपके सीएम के पास हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। फाइनेंस, होम और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और जो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो भी इन्हीं के पास है। तो ये चीज याद रखिएगा, फॉरेस्ट मिनिस्टर हमारे जो है वो सीएम है। अच्छा, रोहित ठाकुर की बात करें तो आपको पता ही होगा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है, ये आपको पता ही है, एजुकेशन मिनिस्टर। उसके बाद बात करें चंद्र कुमार की, तो चंद्र कुमार हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर प्लस इनके पास जो है वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट भी है। जगत सिंह नेगी की बात करें तो रेवेन्यू मिनिस्टर प्लस इनके पास जो है वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी है, प्लस जो ट्राइबल डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो भी इन्हीं के पास है। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, टिप्स पर याद रखिएगा मंत्री जो भी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1903 के आसपास बिलासपुर रियासत के किस राजा को रियासत से निर्वासित कर दिया गया था और बनारस में रहने का हुक्म दिया गया था। 1903 की बात है, बिलासपुर का एक ऐसा राजा था और ये क्वेश्चन जो है वो आपका प्रीवियस एनटी में पूछा गया है, ठीक है, एचपीपीएससी के एग्जाम में। बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस में भी डिस्कस करे हमने पीछे, अभी अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, घुमा फिरा के। तो इसका जो सही आंसर है, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए, वो है आपका विजय चंद। विजय चंद ऐसा राजा था जिसको जो है वो 1930 के आसपास निर्वासित कर दिया गया रियासत में और इसको बोला गया कि भाई चला जाए यहां से, बनारस रहे, और इसकी डेथ भी जो है वो बनारस ही हुई थी। बट इसने कुछ अच्छे काम भी किए थे, उनके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। फर्स्ट तो देखिए 1900 में इसने जो है वो एक रंग महल का निर्माण करवाया था बिलासपुर में। अब ये रंग महल, अब यहां पर भी थोड़े आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक रंग महल आपका बिलासपुर में है, दूसरा रंग महल आपका चंबा में है, ठीक है। तो चंबा वाले की अगर बात करेंगे तो उसकी नींव जो है वो उम्मेद सिंह ने रखी थी, उसको हम कभी फर्दर डिस्कस करेंगे, बट मैंने आपको बता दिया उम्मेद सिंह ने जो है वो चंबा के रंग महल की नींव रखी थी। बट इन केस ऑफ बिलासपुर विजय चंद ने 1900 में जो है वो आपका रंग महल का निर्माण करवाया था। सेकंड क्या करा इसने, बिलासपुर जो शहर था, ठीक है, बिलासपुर शहर, वहां पर जो है वो वाटर सप्लाई शुरू करवाई थी, यानी कि पानी की सप्लाई जो है वो उसका श्रेय किसको जाता है बिलासपुर शहर में, वो जाता है विजय चंद को। तीसरा क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में इसने जो है वो अंग्रेजों का साथ दिया था, जो प्रथम विश्व युद्ध था तो इसने जो है वो अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है, शायद इसी वजह से लास्ट में इसको फिर वहां पर बनारस जाना पड़ा। बहादुरपुर को बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहादुरपुर को ग्रीष्मकालीन राजधानी, ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, किसने बनाया था, वो बनाया था आपका विजय चंद ने, ठीक है। अच्छा, विजय चंद ने क्या किया, इसने काम करने की कोशिश करी कि जो अपनी रियासत थी इसकी, उसका जो मॉडल था वो ब्रिटिश सरकार के अनुसार करने की कोशिश की, बट इसको जो है वो जनता ने सहयोग नहीं दिया और बाद में फिर इसको 1930 में बोला गया कि भाई अब आपको जाना है, बनारस रहना है, वहीं पर रहिएगा, दोबारा लौटकर मत आइएगा, और वहीं पर बेचारे की जो है वो डेथ हो गई, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल्लू जिले का कौन सा लोक नृत्य वीर रस प्रधान लोक नृत्य है, ठीक है, वीर रस प्रधान यहां पर पूछा गया है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए, देखिए चारों जो है वो कुल्लू के लोक नृत्य हैं। तो यहां से एक चीज तो आपको पता लग गई होगी कि भाई कड़थी भी कुल्लू का है, लाल हड्डी भी है, स्वांग टेगी भी है और खड़ियातर भी है। तो अगर इनमें से कोई आपसे यह पूछ लिया जाए कि लाल हड्डी कहां का लोक नृत्य है, तो इतना तो आपको दिमाग लग गया होगा कि कुल्लू जिले का है। ये चारों कुल्लू जिले के हैं, ठीक है, ऑल 4 कुल्लू, ठीक है जी, ये चीज याद रखेगा। यहां पर पूछा गया वीर रस प्रधान कौन सा है, तो इसका आंसर होगा आपका कड़थी, ठीक है, कड़थी जो है वो आपका वीर रस प्रधान है। अच्छा, अगर लाल हड्डी की बात करें, ये तो आपको पता लग गया, ये आंसर जो है वो आपका इस क्वेश्चन का है। लाल हड्डी की बात करें तो लाल हड्डी जो है वो कुल्लू का प्रसिद्ध है, ज्यादा प्रसिद्ध जो है वो कुल्लू का आपका लोक नृत्य लाल हड्डी माना जाता है। फिर आपका स्वांग टेगी की अगर बात करें तो स्वांग टेगी जो है वो आपका दशहरे के अवसर पर होता है, ठीक है, और इसमें जो आपका शेर हो गया या फिर आपका बाघ हो गया, इसका लकड़ी का मुखौटा पहनकर जो है, लकड़ी का मुखौटा उसको पहनकर यह नृत्य किया जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दशहरे के समय पर कुल्लू का कौन सा लोक नृत्य होता है, तो वो होता है आपका स्वांग टेगी। फिर आपका खड़ियातर आता है, खड़ियातर जो है वो आपका धार्मिक वीर रस प्रधान है,
ठीक है, ये भी वीर रस प्रधान है, पर ये धार्मिक वीर रस प्रधान है। तो अगर धार्मिक पूछा जाए तो खड़ियातर, और सिंपल वीर रस प्रधान पूछा जाए तो कड़थी। ये सारे आपको समझ आ गए। और ये जो धार्मिक वीर रस प्रधान है ये तलवार के साथ किया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो कड़थी, लालहड़ी, स्वांगतेगी, खड़ियातर कुल्लू जिले के हैं। दो और बचते हैं। सबसे पहला है रुंझका ढीली नाटी, ठीक है, तो रुंझका ढीली नाटी जो है वो आराम आराम से किया जाता है। उसके बाद आपका द्रोणी या फिर धरवेणी, ये भी आपका जो है वो कुल्लू का है। और एक आपका आता है उजग जामा जो है वो आपका कुल्लू का है। तो कितने हो गए? ये आपके 4, 5, 6, 7, 7 आपके इंपॉर्टेंट जो है वो कुल्लू के लोक नृत्य हैं। और अगर आपको यहां पर समझ आ गए तो इनसे बाहर जो है वो कुल्लू का कोई लोक नृत्य नहीं आएगा, और इससे कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप एग्जाम में 100% जो है उसको ठीक करोगे। बाकी मैंने आपको बता दिया कि दशहरे के टाइम कौन सा होता है और क्या क्या किन किन चीजों से जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया गया है, तो इसका आंसर तो आपको आना चाहिए अगर आप ठीक से पढ़ाई कर रहे हो। अगर इसका आंसर आपको नहीं पता है तो फिर आपको सोचने की थोड़ी सी जरूरत है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में ही मैंने ये कराया है। बस क्वेश्चन घुमा के आया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में चंद्रभागा के बगल में कौन सी जनजाति रहती है? ठीक है, चंद्रभागा के बगल में कौन सी जनजाति रहती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्वांगला। मैंने आपको स्वांगला प्रीवियस में करवाई थी। कौन सा क्वेश्चन करवाया था स्वांगला से रिलेटेड? कि जो पंगवाड़ होता है वो किस जनजाति से रिलेटेड, मतलब क्या चीज है पंगवाड़? तो पंगवाड़ क्या था कि संपत्ति का बंटवारा था, ठीक है, बेटों में की जाती है, और ये स्वांगला जनजाति से रिलेटेड था। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि स्वांगला जनजाति जो है वो चंद्रभागा में पड़ती है, ठीक है, ये मैंने आपको वहां पर डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो अच्छे से देख लीजिएगा। कमेंट पिन, जो पिन कमेंट होगा सबसे पहला, उसमें मैंने लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, वहां पर जो है वो और भी डिटेल आप जाकर ले सकते हो। तो स्वांगला के बारे में मैं और ज्यादा जानकारी इस वीडियो में नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत डिटेल में मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया है। बाकी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के चंद्रभागा के बगल में कौन सी जनजाति निवास करती है? इसका आंसर होगा आपका स्वांगला। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, और करंट अफेयर का चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बहुत काम आएगा। बाकी जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।